अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास 10 स्टूडेंट्स। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम जो बायोलॉजी है न्यू बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की फेडरल बोर्ड में इसका जो यूनिट 3 है रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो इसके जो टॉपिक्स हैं साथ साथ इससे रिलेटेड जो SLOs हैं उनको डिस्कस आउट करेंगे। तो मूव करते हैं वीडियो की तरफ। थर्ड जो चैप्टर है रेस्पिरेटरी सिस्टम, यानी ये जो निज़ाम तनफ़ुस होता है। तो व्हाट हैपन व्हेन वी बर्न एनीथिंग, ऑक्सीजन इज यूज्ड अप एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज प्रोड्यूस। तो जब हम कोई चीज़ जलाएं तो क्या होता है, ऑक्सीजन इस्तेमाल हो जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस होती है यानी पैदा होती है। द फ्लेम गिव्स ऑफ लाइट एंड हीट, द सेम सॉर्ट ऑफ थिंग हैपन्स इन आवर बॉडी। तो ये जो शोला है ना वो रोशनी और उसके साथ साथ हीट जो है वो देता है जब भी कोई चीज़ जलती है। तो हमारी बॉडी में भी ना इसी किस्म का जो रिएक्शन है ना अमल वो होता है। द फूड we take has glucose, oxygen is needed to break the glucose down and release the energy। तो हम जो खुराक लेते हैं फूड, तो इसमें ग्लूकोज होता है। ग्लूकोज को तोड़ने के लिए ना, ब्रेक करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत होती है। फिर जो उससे जो एनर्जी रिलीज़ होती है उसके लिए ना ऑक्सीजन दरकार होती है, यानी उसको तोड़कर उसके अंदर से एनर्जी को रिलीज़ करने के लिए। तो रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच सेल्स ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। तो तनफ़ुस जो है वो अमल है रेस्पिरेशन, जिसके ज़रिए जो सेल्स हैं वो ग्लूकोज से ना तवानाई यानी एनर्जी हासिल करते हैं। ऑक्सीजन इज़ नीडेड फॉर द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन, सो इट इज़ कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। तो तनफ़ुस के अमल के लिए ना ऑक्सीजन दरकार होती है, इसलिए इसे एरोबिक तनफ़ुस कहते हैं यानी एरोबिक रेस्पिरेशन। तो द प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन एंड ग्लूकोज अंडरगो अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इनसाइड द सेल इज कॉल्ड सेलुलर रेस्पिरेशन। तो वो अमल जिसमें ऑक्सीजन और ग्लूकोज जो है वो सेल के अंदर डिफरेंट जो केमिकल रिएक्शंस का ना एक पूरा सीरीज होती है, एक सिलसिला, उसे गुजरते हैं, तो इसको सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन इज डिफरेंट फ्रॉम ब्रीदिंग। द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स इज कॉल्ड ब्रीदिंग। तो ये जो तनफ़ुस है सांस लेने से मुख्तलिफ होता है ना, रेस्पिरेशन इज डिफरेंट होता है, ये ब्रीदिंग यानी जो है। तो हवा का ना लंग्स में दाखिल होना और बाहर निकलना, इसको तो सांस लेना कहते हैं यानी ब्रीदिंग कहते हैं। जबकि रेस्पिरेशन इज द केमिकल रिएक्शन इनसाइड द सेल। एज अ रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन द सेल्स रिलीज एनर्जी दैट इज नीडेड फॉर ग्रोथ एंड अदर सेल प्रोसेसेस। तो ये जो रेस्पिरेशन है इसमें सेल्स के अंदर एक कीमियाई प्रोसेस होता है ना, केमिकल रिएक्शन होते हैं। तो तनफ़ुस जो है रेस्पिरेशन के नतीजे में ना, उसके रिजल्ट में सेल्स जो हैं वो एनर्जी को रिलीज़ करते हैं, जो फिर जो नशोनुमा यानी ग्रोथ और जो मुख्तलिफ काम होते हैं ना सेल्स के, उसके अंदर जो मुख्तलिफ प्रोसेस होते हैं उनके लिए ज़रूरी होती है। द रेस्पिरेटरी सिस्टम मूव्स ऑक्सीजन फ्राम आउटसाइड द इन्वायरमेंट इनटू द बॉडी। इट आल्सो रिमूव्स कार्बन डाइऑक्साइड फ्राम द बॉडी। तो निज़ाम तनफ़ुस जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम माहौल से ऑक्सीजन को ना जिस्म के अंदर मुंतकिल करता है और ये जिस्म से ना कार्बन डाइऑक्साइड को भी रिलीज़ करता है यानी एक्सेल करता है, खारिज करता है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है एयर पैसेज वे जो है। तो एयर पैसेज वे जो है मैन फेसेस द सेम जनरल प्रॉब्लम्स ऑफ ऑब्टेनिंग ऑक्सीजन एंड गेटिंग रिड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एज डू ऑल अदर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। तो इंसान को ना ऑक्सीजन हासिल करने और कार्बन डाइऑक्साइड से ना निजात यानी गेट रिड करने के लिए वही अमूमी मसाइल दरपेश होते हैं जो दीगर जो बड़े और कॉम्प्लेक्स एनिमल्स हैं ना उनको भी जो मसाइल होते हैं। ही मस्ट हैव मॉइस्ट एंड थिन रेस्पिरेटरी सरफेस अक्रॉस विच गैसेस एक्सचेंज विद द एनवायरनमेंट कैन अकर। तो इसके पास ना एक नम और पतली जो होती है ना, बिल्कुल बारीक एक सरफेस होती है, उसकी ज़रूरत होती है जिसके ज़रिए क्या करते हैं कि वो एनवायरनमेंट के साथ गैसों का एक्सचेंजमेंट करते हैं उस बारीक सी लेयर्स के साथ ना जो झिल्ली सी होती है। उसके बाद in addition he must have some means of transporting oxygen and carbon dioxide and from the cells। तो इसके अलावा इसके पास ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को ना सेल्स तक और उसके अलावा ना सेल्स से मुंतकिल करने यानी ट्रांसपोर्ट करने के लिए ना कुछ ज़राए की ज़रूरत होती है, यानी कुछ सोर्सेज या मीन्स की ज़रूरत होती है। तो वी ब्रीथ इन एयर टू गेट ऑक्सीजन एंड ब्रीथ आउट कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज़ कॉल्ड गैस एक्सचेंज। तो हम ऑक्सीजन अंदर लेके जाते हैं यानी हवा, और फिर कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं ना, तो इसे गैसों का तबादला यानी गैस एक्सचेंज बोलते हैं। तो एयर पैसेजवे एंड लंग्स द ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर गैस एक्सचेंज इन द मैन आर टू
lungs and the air passage which lead to the lungs. तो इंसान में ना गैसों के एक्सचेंजमेंट के लिए ज़िम्मेदार जो ऑर्गन्स होते हैं उसमें 2 लंग्स होते हैं, उसके अलावा एयर की जो नालियाँ होती हैं ना, एयर पैसेजेस होते हैं जो जाके ना लंग्स तक वहाँ तक मतलब पहुँचती हैं. द एयर पैसेजवे कंसिस्ट ऑफ नोज, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स. तो ये जो सारा रास्ता है, ये जो पैसेज है ना हवा का, इसमें ये वाले सारी जो जैसे नोज से स्टार्ट होता है, नेक्स्ट में फेरिंग्स है, लेरिंग्स है, ट्रैकिया है, ब्रोंकाई है और ब्रोंक्यूल्स. तो सबसे पहले नोज जो है, द नोज इज़ एन एलिवेटेड स्ट्रक्चर. ये एक उभरी हुई सतह होती है ना. इट इज़ डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. ये 2 हिस्सों में तकसीम हुई होती है. द एक्सटर्नल ओपनिंग्स ऑफ नोज आर नोस्ट्रल्स हैविंग हेयर्स. तो बैरूनी जो नालियाँ सी होती है ना, सुराख जो हैं, नोस्ट्रल्स, जिसमें छोटे बाल होते हैं ना, हेयर्स. द नोस्ट्रल्स लीड इनटू अ नेजल कैविटी. द टॉप ऑफ द नेजल कैविटी हैज़ लाइनिंग ऑफ नर्व सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेंस ऑफ स्मेल. तो इसमें ना नोस्ट्रल्स जो हैं वो एक जैसे केव टाइप का ना गहासी कैविटी है, उसमें जाके खुलते हैं. तो नाक की यही जो कैविटी है ना, कि उसके ऊपरी हिस्से में ना नर्व सेल्स होते हैं. उसकी एक ना लेयर होती है, परत होती है एक, जो सूंघने की ना सेंस ऑफ स्मेल जो है उसके ज़िम्मेदार होते हैं. यानी हम किसी चीज़ को जब स्मेल करते हैं तो उसकी सेंसेशन को फील करते हैं. तो द वॉल्स एंड द बेस ऑफ द नेजल पैसेज are lined in with cilia. So between the ciliated epithelial cells are goblet cells which produce sticky fluid called mucus. तो नाक की नाली की दीवारों होना और इसकी जो बुनियाद है ना, बेस, उस पर सीलिया लगे होते हैं ना, यानी छोटे छोटे बाल नुमा. उसके बाद एपिथेलियल जो सेल्स हैं उनके दरमियान ना गॉबलेट वाले सेल्स होते हैं, जो एक चिपचिपा सा मटीरियल होता है ना, मस्कस. तो जैसे मतलब नाक में ये जो चिपचिपा सा पानी सा होता है. तो the nasal cavity performs important functions. The air entering the respiratory system must be warmed, moistened and filtered to keep the lung tissue healthy. तो नाक की ये जो कैविटी है ये बहुत अहम काम सर अंजाम देती है. क्यों? क्योंकि रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना दाखिल होने वाली जो एयर होती है इसको पहले थोड़ा वार्म होना चाहिए, मतलब ज़रूरत के मुताबिक थोड़ा मॉइस्ट होना चाहिए और साफ़, मतलब उसका क्लीन होना चाहिए ना, ताकि लंग्स के टिश्यू जो हैं वो सेहतमंद रहे. द हेयर्स लाइनिंग द एंट्रेंस टू द नेवल कैविटी ट्रैप लार्ज डस्ट पार्टिकल्स. तो नाक की ये जो कैविटी है उसके दाखिली रास्ते पर ना ये जो बाल होते हैं, ये धूल जो होती है ना, डस्ट, उसके पार्टिकल को रोकते हैं. द थिन लेयर ऑफ मस्कस मॉइस्चन्स द एयर एंड आल्सो ट्रैप्स पार्टिकल्स ऑफ डस्ट और स्मोक. तो ये क्या करते हैं, रास्ते में मस्कस की जो पतली तय होती है हवा को नम कर देती है ना, वही जो चिपचिपा सा मटीरियल है. और उसके अलावा धूल जो होती है ना, डस्ट या धुएं के जो ज़रात होते हैं, पार्टिकल्स, उनको भी रोकती है. द सीलिया स्वीप द ट्रैप पार्टिकल्स एंड मस्कस टुवर्ड द फेरिंग्स. दीज आर ईदर swallowed और spit out. तो सीलिया जो है, ये जो वहाँ पे फंस जाते हैं ना, अटक जाते हैं जो पार्टिकल्स, उनको मस्कस को ना हलक की तरफ धकेलते हैं. इसको मतलब सांस के दौरान आप मतलब निगल भी लेते हैं या फिर आप इसको स्पिट आउट कर देते हैं, थूक देते हैं इसको. तो बाय द टाइम एयर रीचेज द लंग्स इट इज़ रिलेटिवली डस्ट फ्री, जर्म फ्री, वार्म एंड मॉइस्ट. तो जब हवा जो है लंग्स तक पहुंचती है तो वो निस्बतन धूल यानी डस्ट से क्लियर होती है, जरासीम से भी क्लैरिफाइड हो जाती है, थोड़ी वार्म भी होती है और थोड़ी नम यानी मॉइस्ट भी हो जाती है. तो these protective measures keep the lungs clean so that the lungs can perform the important work of gas exchange. तो ये जो हिफाजती इक़दाम है ना रास्ते में, तो लंग्स को साफ रखते हैं ताकि जो लंग्स हैं वो गैसों के एक्सचेंजमेंट का ना अहम काम सर अंजाम दे सकें. फिर फेरिंग्स जो है, एयर इज़ ड्रॉन आउट ऑफ द नेजल पैसेज इनटू अ चैनल कॉल्ड फेरिंग्स एट द बैक ऑफ द माउथ. तो ये जो फेरिंग्स है इसको एक तरह से आप हलक कह लेना. तो हवा जो है नाक की नालियों से ना निकल कर तो मुंह का जो पिछला हिस्सा है ना उस नाली में चली जाती है, जिसे फेरिंग्स कहते हैं. तो देयर आर सेवरल ओपनिंग्स इन द फेरिंग्स. इसमें ना कई सुराख होते हैं ना छोटे. द एयर इज़ चैनलाइज्ड फ्रॉम द फेरिंग्स इनटू द लेरिंग्स. तो हवा जो है इससे फेरिंग्स से गुजर कर ना लेरिंग्स तक जाकर पहुंचती है, नेक्स्ट जो इसका पोर्शन है. तो लेरिंग्स और वॉइस बॉक्स भी इसको कहते हैं. इज़ अ कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर. तो ये एक ना नरम जैसे हड्डी होती है ना, जैसे कान और नाक की हड्डी, इस तरह की जो हड्डी है कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर होता है इसका. इट सराउंड्स द अपर एंड ऑफ द ट्रैकिया. तो ये
घेरे होती है ना ट्रैकिया के ऊपरी वाले हिस्से को, ऊपरी वाले सिरे को। द कैविटी ऑफ द लेरिंग्स इज कॉल्ड ग्लॉटिस। तो इसके अंदर जो खाली जगह है कैविटी सी जो बनी हुई है लेरिंग्स की, इसको ग्लॉटिस कहते हैं। एपिग्लॉटिस इज अ कार्टिलेजियस स्ट्रक्चर। तो ये भी जो है एपिग्लॉटिस, ये एक कार्टिलेजियस जो स्ट्रक्चर है, यानी जैसे कुरी हड्डी होती है ना कान और नाक की नरम वाली, उस तरह का एक स्ट्रक्चर है। तो ट्रैकिया जो है, द ट्रैकिया इज a tube running from the pharynx to the larynx. It is held permanently open by C-shaped rings of cartilage in its walls. तो ट्रैकिया जो है ये एक नाली है ना जो हलक जो है यहाँ से फिर आगे लंग्स तक जाती है। तो इसकी जो वॉल्स होती है ना सी शेप की, बिल्कुल इस तरह के ना उसमें पोर्शन बने होते हैं जो कि मुस्तकिल होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, उनमें चेंजमेंट नहीं आती। बिल्कुल रिंग्स होते हैं ना, जैसे वॉशिंग मशीन का पाइप देखा होगा आपने, उसके ऊपर जैसे रिंग्स बने होते हैं। तो द कार्टिलेज रिंग्स आल्सो कीप द ट्रैकिया ओपन व्हेन इट डेवलप्स अ लो इंटरनल एयर प्रेशर ड्यूरिंग एवरी इनटेक ऑफ ब्रेथ। तो ये जो है ना कार्टिलेज रिंग्स, ये ट्रैकिया को ना ओपन रखते हैं जब भी जब डेवलप होता है ना लोअर इंटरनल एयर प्रेशर ड्यूरिंग द इनटेक ऑफ ब्रेथ, यानी जब हम सांस को अंदर लेकर जाते। तो द ट्रैकिया डिवाइड्स इनटू टू ब्रोंकस, जिसका जो प्लूरल है ब्रोंकाई, द वन लीडिंग टू ईच लंग। तो ट्रैकिया जो है ये दो ब्रोंकस में तकसीम हो जाता है। तो एक एक लंग तक ना, वो जो दो हिस्से हैं वो एक एक लंग तक जाके पहुंचते हैं। तो इनसाइड द लंग्स ईच ब्रोंकस डिवाइड्स अगेन एंड अगेन टू फॉर्म अ मैस ऑफ वेरी फाइन ब्रांचेस कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। तो लंग्स के अंदर हर जो ब्रोंकस है बार बार डिवाइड होकर ना बारीक जो शाखें हैं ना ब्रांचेस, उसका ना एक मजमुआ बना लेते हैं, सम अप हो जाती है ना, यानी फैल की छोटी छोटी ब्रांचेस बन जाए, जिन्हें फिर ब्रोंक्यूल्स कहते हैं। तो ब्रोंकाई हैव इरेगुलरली शेप्ड प्लेट्स ऑफ कार्टिलेज विच कीप द ट्यूब्स परमानेंटली ओपन। तो ब्रोंकाई में ना ये जो इरेगुलर ना शेप की प्लेट्स होती हैं कार्टिलेज की बनी हुई, तो ये क्यों होती हैं? ताकि वो जो नालियाँ हैं ना बीच में जो रास्ते हैं मुस्तकिल तौर पर ओपन रहें कॉन्स्टेंटली। द ब्रोंक्यूल्स branch into many short tubes of equal diameter called alveolar ducts which end in tiny hollow bags called air sacs. तो bronchioles जो हैं कई ना छोटी एक जैसी, जिनके सेम डायमीटर होते हैं, छोटी नालियों में ना डिवाइड हो जाती हैं, जिन्हें फिर एलुलर डक्ट्स कहते हैं, जो हवा के ना छोटे खाली जैसे बॉक्स मतलब थैलियाँ सी होती उन पर ख़त्म होती हैं। तो इनको ना एयर सैक्स बोलते हैं, जो अंदर से ना हॉलो होती हैं, ये गुब्बारे की तरह। फिर द एयर सैक्स हैव मैनी बबल लाइक पॉकेट्स इन देयर वॉल्स कॉल्ड एलोलाई। तो हवा की ना ये थैलियाँ जो हैं वो ये दीवारों में ना बुलबुले जैसे होते हैं ना एयर बैग्स टाइप के, उस नुमा के, तो ये एलोलाई होती हैं। तो द एलोलाई आर रेस्पिरेटरी सरफेस ऑफ अ मैमल। तो ये जो मैमल्स हैं जितने भी, इनमें ये एक तरह से ना सरफेस होती है बारीक, जहाँ से रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है उसमें एक्सचेंजन जो होती है ना हवा की, वो यहाँ पे जाके होती है। जब कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफ़र होती है, मतलब रिसीव करते हैं ना लंग्स, और जो ऑक्सीजन है उसको ट्रांसफ़र करते हैं। तो इसी पेज पे ये एक बॉक्स था इंफॉर्मेटिव। तो ऑल द सीरिया इन द रेस्पिरेटरी सिस्टम बीट टूवर्ड द बैक ऑफ द थ्रोट अप फ्रॉम द लंग्स एंड डाउन फ्रॉम द नोज। सीलिया में बीट 1000 टाइम्स आ मिनट। तो ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में मौजूद ना तमाम जो सैलियाँ हैं ये एक ही सीमत में ना मूवमेंट करते हैं। तो लंग्स से ऊपर की तरफ और नाक से ना नीचे की तरफ, गले की तरफ यानी। तो सीलिया 1 मिनट में ना तकरीबन 1000 टाइम तक ना वाइब्रेट करते हैं या मूवमेंट करते हैं, बीट करते हैं पल्स की तरह ना। नेक्स्ट में लंग्स का जो टॉपिक है, देयर आर टू लंग्स लाइंग इन द थ्रॉक्स ऑन ईदर साइड ऑफ द हार्ट। तो दो जो हैं लंग्स होते हैं, और सीने में ना दिल के दोनों अतराफ ना ऑलमोस्ट ये दोनों होते हैं। तो लंग्स आर प्रोटेक्टेड बाय रिब्स एंड इंटरकोस्टल मसल्स। तो ये जो लंग्स हैं इनको ये जो रिब्स होती हैं ना पसलियाँ, और इंटरकोस्टल जो मसल्स होते हैं उन्होंने महफूज किया होता है एक तरफ से, वो इसको क्या कहते हैं ना प्रोटेक्ट करते हैं। तो ईच लंग इज सराउंडेड बाय अ मेम्ब्रेन कॉल्ड प्लौरा। तो हर लंग जो है उसको एक मेम्ब्रेन जो झिल्ली होती है उसने घेरा होता है, जिसे प्लौरा कहते हैं। तो इट इज़ डबल मेम्ब्रेन, द स्पेस बिटवीन द डबल मेम्ब्रेन इज फिल्ड बाय अ फिल्म फ्लूइड, द फ्लूइड enables them to
ग्लाइड ओवर वन अनदर। तो ये एक डबल लेयर होती है झिल्ली जो होती है मेम्ब्रेन। तो ये जो डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन है उसके दरमियान की जगह ना एक फ्लूइड जो है पतली सी ना बारीक सी तह जो है फ्लूइड की वो भरी हुई होती है। तो यही जो फ्लूइड है उन्हें एक दूसरे पर ना स्लाइडिंग पे फिसलने में ना हेल्पफुल होता है ताकि इनको फिर चोट नहीं लगती ना ये वाला जो ऑर्गन है उसको। द लंग्स आर स्पॉन्जी ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एलोलाई। एलोलाई लुक लाइक बंचेस ऑफ ग्रेप्स। तो ये जो लंग्स होते हैं ये बिल्कुल स्पंज की तरह होते हैं ना, स्पॉन्जी होते हैं। तो क्योंकि इनमें एलोलाई मौजूद होते हैं ना छोटे छोटे वही एयर बैग्स, तो एलोलाई अंगूर के गुच्छों की तरह ना दिखाई देते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ बबल लाइक एलोलाई गिव्स द लंग्स अ फार ग्रेटर सरफेस एरिया। तो यही जो बुलबुले की तरह की ना एलोलाई की तरतीब जो है ये लंग्स को ना बहुत ज़्यादा सरफेस एरिया प्रोवाइड करती है। तो ईच एलोलस इज सराउंडेड बाय अ नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज। Here, the real work of respiratory system takes place as the blood and air are side by side. तो हर एलोलस को ना कैपिलरीज का एक जाल जो होता है वो घेरे होता है। तो यहाँ जो है रेस्पिरेटरी का जो असल काम है ना वो यहीं पे होता है क्योंकि ब्लड और एयर जो है ना एक दूसरे के साथ साथ होते हैं करीब करीब। द इनर सरफेस ऑफ द एलोलाई हैज़ मॉइस्चर। तो इसकी जो अंदरूनी सतह होती है ना इनर सरफेस एलोलाई की उस पर नमी होती है ना, मॉइस्चर होती है। तो ऑक्सीजन डिजॉल्व्स इन दिस मॉइस्चर एंड देन डिफ्यूजेस अक्रॉस द थिन वॉल ब्लड कैपिलरीज इनटू द ब्लड। तो ऑक्सीजन जो है इस नमी में हल हो जाती है ना और फिर पतली जो दीवार है ना थिन वॉल उसमें जो ब्लड है उनकी कैपिलरीज के पार ना अक्रॉस जो ब्लड में ना वो फिर स्प्रेड आउट हो जाती है, मतलब फैल जाती है, वहाँ पे डिफ्यूज़ हो जाती है। तो कार्बन ऑक्साइड डिफ्यूजेस इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसकी जो डिफ्यूजन है ना उसका जो फैलना है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। इट डिफ्यूजेस अक्रॉस द मेम्ब्रेन ऑफ द एलुलस एंड इनटू एयर प्रेजेंट विद इन द एलुलस। तो ये एलुलस की झिल्ली के पार ना मेम्ब्रेन के पार और एलुलस के अंदर मौजूद हवा में ना डिस्पर्स हो जाती है। उसके बाद दस द गैस एक्सचेंज ऑकर्स बाय डिफ्यूजन अक्रॉस द थिन मेम्ब्रेन ऑफ एन एलुलस एंड अ कैपिलरी। तो इस तरह जो गैसों का तबादला है एक्सचेंजमेंट एलुलस और कैपिलरी की जो पतली सी लेयर होती है इसके पार ना डिफ्यूजन के ज़रिए होता है। तो यहाँ पे एक साइंस का बॉक्स है छोटा इंफॉर्मेटिव बॉक्स जो है साइंस टिटबिट्स जो है इंपॉर्टेंस ऑफ कीपिंग नेजल एंड ओरल कैविटी क्लीन जो है। तो इसकी क्या अहमियत है ना नेजल कैविटी के क्लीन होने की और ओरल कैविटी की। तो एनीथिंग दैट इंटर्स द बॉडी हैज़ टू पास थ्रू द नेजल कैविटी एंड ओरल कैविटी। तो नाक और मुंह की जो कैविटी है उसको साफ रखने की अहमियत जो है तो जिसमें में दाखिल होने वाली ना कोई भी चीज़ नाक की जो कैविटी और मुंह की जो ये अंदर वाला खुला वाला हिस्सा है इससे गुजरती है। एयर पासिस थ्रू द नेजल कैविटी इफ कैविटी इज क्लीन देन एयर इंटरिंग लंग्स विल बी क्लीन एंड दस लंग्स विल बी सेव्ड फ्रॉम जर्म्स एंड इन्फेक्शंस। तो हवा नाक की जो कैविटी से गुजरती है अगर तो कैविटी साफ हो तो जाहिर है लंग्स में दाखिल होने वाली हवा साफ होगी और इस तरह लंग्स जो हैं वो जर्म्स और इन्फेक्शन से महफूज रहेंगे। Food passes through the oral cavity to enter the gut. If the oral cavity is not clean, germs along with food enter the gut and will cause disorders of gut. तो क्या होगा कि खुराक जो है वो उसमें जब कैविटी में एंटर हो जाएगी ना मुंह की मतलब कैविटी से गुजर कर तो क्या होगा कि अगर मुंह की कैविटी से वो मतलब साफ़ नहीं है तो फूड के साथ जर्म्स जो हैं वो आंतों में चले जाएंगे और उससे फिर गट के जो डिसऑर्डर्स है ना वो होंगे। तो यू विल ब्रीथ आउट बैड ऑर्डर, योर टीथ विल स्टार्ट डिकेइंग। तो आपके मुंह से क्या होगा स्मेल थोड़ी आनी शुरू हो जाएगी ना तो इससे क्या होगे फिर दांत जो हैं वो गलने सड़ने लगेंगे। तो ये जो पोर्शन हमने रीड आउट किया इससे रिलेटेड कुछ एसएलओ बेस्ड क्वेश्चंस जो हैं। तो व्हाट इज़ रोल ऑफ ऑक्सीजन इन रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन का तनाफुस में क्या किरदार है। ऑक्सीजन ब्रेक्स डाउन ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी इन सेल्स। ऑक्सीजन ग्लूकोज को तोड़कर ना सेल्स में जो तवानाई होती है एनर्जी वो खारिज करती है रिलीज करती है। डिफरेंस बिटवीन ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन सांस लेने और जो ये है ना ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन जो है इन दोनों में तनफुस में और सांस लेने में क्या फ़र्क है। तो ब्रीदिंग जो है ये फिजिकल मूवमेंट है जिसमें हवा को बस अंदर लेके जाते हैं और बाहर लेके आते हैं वाइल रेस्पिरेशन इज़ द केमिकल प्रोसेस इन सेल्स। तो ये जो है रेस्पिरेशन ये सेल्स में जो केमिकल प्रोसेस होता है जिसके थ्रू एयर की एक्सचेंजमेंट होती है। तो इसके बाद नेम द मेन ऑर्गन्स ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम।
तो इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम के ना अहम जो ऑर्गन्स हैं उनके नाम बताने, नोज, ट्रैकिया, ब्रोंकाई, लंग्स एंड एलोलाई। फिर हाउ डज द नेजल कैविटी फिल्टर द एयर, नाक की जो कैविटी है वो हवा को कैसे साफ करती है। हेयर्स एंड मस्कस ट्रैप डस्ट एंड जर्म्स इन द नेजल कैविटी, तो इसमें जो बाल होते हैं ना मस्कस क्या और ये वाली जो है बाल, ये कैविटी में ना ये डस्ट और जर्म्स को ना रोक लेते हैं। तो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सीलिया इन द नेजल पैसेज, तो नाक की नाली में सीलिया का क्या काम है। सीलिया स्वीप ट्रैप पार्टिकल्स टुवर्ड द फेरिंग्स टू रिमूव दैम, तो सीलिया जो है ये जो अटके हुए ज़र्रात होते हैं ना पार्टिकल्स, उनको हलक जो होता है उसकी तरफ ना फेरिंग्स की तरफ धकेल करना इन्हें खारिज करते हैं। फिर डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द ट्रैकिया, ट्रैकिया की साख्त बयान करनी है। ट्रैकिया इज अ ट्यूब विद सी शेप्ड कार्टिलेज रिंग्स टू कीप इट ओपन, तो ट्रैकिया एक नाली है ना जिसमें सी शक्ल के ना रिंग्स बने होते हैं, हल्के से आप ये समझ लें यूँ पोर्शंस बने होते हैं ताकि ये ना खुली रहे, मतलब ओपन रहे मुसलसल। तो वाई आर कार्टिलेज रिंग इंपॉर्टेंट इन द ट्रैकिया, ट्रैकिया में ये जो कार्टिलेज रिंग्स हैं ये क्यों अहम होते हैं, इनकी क्या अहमियत है। दे प्रिवेंट द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग ड्यूरिंग ब्रीदिंग, तो ये सांस लेने के दौरान ना ट्रैकिया को बैठने से रोकते हैं, यानी वो चिपक जाएगा ना अगर बंद हो जाएगा तो उससे रोकते हैं ये रिंग्स जो हैं, कार्टिलेज जो होती है ना इसमें। तो व्हाट हैपन्स टू द ट्रैकिया ड्यूरिंग इनहेलेशन, तो सांस अंदर लेने के दौरान ना ट्रैकिया का क्या काम होता है ना उनका, तो इट एक्सपेंड्स स्लाइटली ड्यू टू रिड्यूस्ड एयर प्रेशर, तो हवा के दबाव में कमी की वजह से ये थोड़ी सी ना फैल जाती है, एक्सपेंड हो जाती है। तो हाउ डू ब्रोंकाई डिफर फ्रॉम ब्रोंक्यूल्स, ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स में क्या फ़र्क है। ब्रोंकाई आर लार्जर विद कार्टिलेज, ब्रोंकाई जो हैं ये बड़े होते हैं और इसमें कार्टिलेज होती है, जबकि ब्रोंक्यूल्स जो हैं ये छोटे होते हैं और लैक कार्टिलेज यानी इनमें कार्टिलेज नहीं होती। फिर व्हाट आर एलोलाई एंड व्हाट इज़ देयर फंक्शन, एलोलाई क्या है और इनका क्या काम है। टाइनी हेयर सैक्स वेयर गैस एक्सचेंज अकर बिटवीन एयर एंड ब्लड, तो छोटी हवा की जो थैली है ना जहाँ हवा और जो ब्लड है उसके दरमियान गैसों का तबादला जहाँ होता है। तो एक्सप्लेन द टर्म गैस एक्सचेंज, तो गैसों का तबादला जो है ना इसकी वजाहत करें। तो ऑक्सीजन एंटर्स ब्लड एंड कार्बन डाइऑक्साइड लीव्स इट, तो ऑक्सीजन का खून में ना ब्लड में दाखिल होना और कार्बन डाइऑक्साइड का वहाँ से रिलीज़ होना या खारिज होना। तो हाउ डज ऑक्सीजन रीच द ब्लड फ्राम द एलोलाई, ऑक्सीजन एलोलाई से ब्लड तक कैसे पहुँचती है। इट डिजॉल्व्स इन एलुलर मॉइस्चर एंड डिफ्यूज इनटू कैपिलरीज, तो ये एलोलाई की नमी से हल होकर ना कैपिलरीज में डिफ्यूज हो जाती है, मुंतशिर फैल जाती है। तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ कैपिलरीज, कैपिलरीज का क्या किरदार है इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम यानी निज़ाम तनाफुस में। दे सराउंड द एलोलाई टू फैसिलिटेट गैस एक्सचेंज विद ब्लड, तो ये एलोलाई को ना घेरे होती हैं ताकि ब्लड के साथ ना गैसों का तबादला कर सकें। वाई आर द लंग्स स्पॉन्जी इन नेचर, तो ये जो लंग्स होते हैं ये स्पंज की तरह क्यों होते हैं, तो इसका जो आंसर है ड्यू टू मिलियंस ऑफ एलोलाई इंक्रीजिंग सरफेस एरिया, तो लाखों की तादाद में एलोलाई की वजह से ना ये जो सरफेस एरिया है ये इसको बढ़ा। फिर व्हाट प्रोटेक्ट्स द लंग्स इन द थोरिक कैविटी, तो सीने में ना ये जो कैविटी है इसमें जो लंग्स को क्या चीज़ महफूज करती है। तो रिब्स एंड इंटरकोस्टल मसल्स, ये पसलियाँ और इंटरकोस्टल जो मसल्स होते हैं। तो व्हाट इज़ प्लेउरा एंड व्हाट इट इट्स फंक्शन, तो प्लेउरा क्या है और इसका क्या काम है। अ डबल मेम्ब्रेन विद फ्लूइड टू रिड्यूस फ्रिक्शन ड्यूरिंग ब्रीदिंग, तो ये डबल लेयर्स झिल्ली होती है ना, मेम्ब्रेन होती है जिसके अंदर जो है ये माया सा होता है ना फ्लूइड, जो सांस लेने के लिए उसको ना थोड़ी फ्रिक्शन प्रोवाइड करता है। हाउ डज द डायफ्राम असिस्ट इन ब्रीदिंग, तो डायफ्राम जो है सांस लेने में कैसे मदद करता है। इट कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फ्लैटन्स द इंक्रीज लंग वॉल्यूम ड्यूरिंग इनहेलेशन, तो ये जब सुकड़ कर ना चिपटा हो जाता ताकि सांस अंदर लेने के लिए ना अंदर ले जाने के दौरान लंग्स का जो वॉल्यूम है वो थोड़ा बढ़ जाए। तो वाई इज़ मस्कस इम्पोर्टेंट इन रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो निज़ाम तनाफुस में ना जो मस्कस है ये क्यों अहम हो। इसका जो आंसर है इट ट्रैप्स पार्टिकल्स एंड मॉइस्चर्स एयर टू प्रोटेक्ट लंग टिश्यूज, तो ये पार्टिकल्स को रोकता है और मॉइस्चर करता है, नम करता है ताकि जो लंग्स हैं उसके टिश्यू महफूज रहें। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एपिग्लोटिस, एपिग्लोटिस का क्या काम है। इट कवर्स द ट्रैकिया ड्यूरिंग स्वेलिंग टू प्रिवेंट फूड एंट्री, तो ये निकलने के दौरान ना स्वेलो करने के दौरान ट्रैकिया को ना ढांप लेता है ताकि जो फूड है वो इसमें दाखिल ना हो। हाउ डज स्मोकिंग इफेक्ट द रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो ये जो तंबाकू नोशी है ना निज़ाम तनफ़ुस को कैसे मुतासिर करती है। इट डैमेजेस सीलिया, इंक्रीजेज मस्कस एंड काज लंग डिजीज़ लाइक कैंसर, तो ये सीलिया को नुकसान पहुंचाती है,
उसमें मस्कस को बढ़ाती है ना, ये जो बलगम होती है, उससे लंग्स की जो अमराज है ना, जैसे कैंसर का बायस बनती है। वाई इज़ द सरफेस एरिया ऑफ लंग्स इंपॉर्टेंट? तो लंग्स के ना ये जो सरफेस एरिया ये क्यों अहम होता है? इट अलाउज एफिशिएंट गैस एक्सचेंज, तो इससे मौसर जो गैसों का तबादला है ना उसका में ईजी होती है, उसको इजाज़त देता है ना ये। तो व्हाट इज़ द रोल ऑफ इंटरकोस्टल मसल्स इन रेस्पिरेशन? तो तनफ़ुज़ में ना इंटरकोस्टल मसल्स का क्या किरदार है? दे हेल्प एक्सपेंड एंड कॉन्ट्रैक्ट द रिब केज ड्यूरिंग ब्रीदिंग, ये सांस के दौरान ना लेने के दौरान पसलियों के जो ये पिंजरा सा बना हुआ है ना उसको फैलने और सिकुड़ने में ना मदद देते हैं। हाउ डज़ द बॉडी प्रिवेंट फूड फ्रॉम इंटरिंग द ट्रैकिया? तो जिस्म जो है खुराक को ट्रैकिया में जाने से कैसे रोकता है? द एपिग्लॉटिस क्लोजेज द ट्रैकिया व्हेन फूड इज swallowed, तो एपिग्लॉटिस जो है खुराक निकलने पर ना ट्रैकिया को बंद कर देता है। Why is it important to keep the nasal cavity clean? तो नाक की जो कैविटी है उसको साफ रखना क्यों ज़रूरी है? It ensures clean air enters the lungs preventing infections, तो ये यकीनी बनाती है ना कि साफ़ हवा लंग्स में दाखिल हो जिससे इन्फेक्शन से बचाव होता है। तो what are the consequences of poor oral hygiene और द रेस्पिरेटरी सिस्टम? तो निज़ाम तनफ़ुस पर ना ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम पर मुंह की सफाई जो है इसके ख़राब होने से क्या असरात हो सकते हैं? तो जर्म्स इंटर द लंग्स कॉजिंग इन्फेक्शंस एंड बैड ब्रेथ, तो जर्म जो हैं वो लंग्स में इंटर हो जाते हैं जिससे इन्फेक्शन और मुंह में जो स्मेल है वो होती है। नेक्स्ट में जो मैकेनिज़्म ऑफ ब्रीदिंग है, ब्रीदिंग इज़ अ मैकेनिकल प्रोसेस, सांस लेना ना ये एक मैकेनिकल अमल है। इट इज़ द मूवमेंट ऑफ एयर इनटू एंड आउट ऑफ द लंग्स, तो ये ना हवा का लंग्स में इंटर होना और बाहर निकलने का अमल है। The force that drives air into lungs comes from ordinary air pressure, तो हवा जो लंग्स में दाखिल करने वाली ना ये जो कुव्वत होती है फोर्स आम हवा के दबाव से ना आती है। The lungs themselves neither draw in air nor push it out, तो जो लंग्स होते हैं ना खुद ना ही तो हवा को अंदर खींचते हैं और ना ही इसको बाहर पुश आउट करते हैं। The expansion and contraction of the lungs is accomplished by the diaphragm and बाय इंटरकोस्टल मसल्स, तो ये जो लंग्स का फैलना और सिकुड़ना है ना कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन जो है ये डायफ्राम और इंटरकोस्टल मसल्स के ना ज़रिए होता है। द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग कंसिस्ट ऑफ टू फेजेस, एक जो है इंस्पायरेशन जिसको इनहेलेशन भी कहते हैं और सेकंड जो है एक्सपायरेशन यानी एक्सहेलेशन। तो व्हेन यू ब्रीथ इन और इनहेल तो दीज चेंजेस हैपन, तो जब आप सांस अंदर लेते हैं तो ये तब्दीलियाँ वाक़या होती हैं। कौन सी? एक जो है मसल्स इन द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट, दिस पुल्स द डायफ्राम डाउनवर्ड, तो डायफ्राम की ना जो मसल्स होते हैं वो सिकुड़ते हैं तो डायफ्राम को नीचे की तरफ खींचता है। द इंटरकोस्टल मसल्स कॉन्ट्रैक्ट, दिस पुल्स द रिब्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड, तो इंटरकोस्टल जो मसल्स हैं वो सिकुड़ते हैं तो इससे पसलियाँ जो होती हैं उनको ऊपर और बाहर की तरफ खींचता है। द लंग्स एक्सपेंड व्हेन द वॉल्यूम इंक्रीजेज द प्रेशर डिक्रीजेज इन द लंग्स, तो उससे लंग्स फैलते हैं ना, जब इनका वॉल्यूम बढ़ता है तो ये जो लंग्स हैं इसमें दबाव जो है वो कम हो जाता है। तो एयर मूव्स इनटू द लंग्स फ्रॉम द नोज माउथ, तो हवा जो है वो नाक और मुंह के ज़रिए ना लंग्स में दाखिल होती है। नेक्स्ट में जो व्हेन यू ब्रीथ आउट और एक्सहेल दीज चेंजेस आकर, तो जब आप सांस बाहर निकालते हैं ना तो ये तब्दीलियाँ वाक़ होती हैं। द डायफ्राम मसल्स रिलैक्स, दिस अलाउज द डायफ्राम टू रिटर्न टू इट्स नॉर्मल डोम शेप्ड, तो डायफ्राम की ना जो मसल्स होते हैं वो थोड़े रिलैक्स हो जाते हैं, ढीले पड़ जाते हैं, तो ये डायफ्राम को ना उसकी आम जो गुंबद टाइप की शक्ल होती है ना डोम शेप उसमें वापस आने देता है। द इंटरकोस्टल मसल्स रिलैक्स, दिस अलाउज द रिब्स टू मूव डाउनवर्ड एंड इनवर्ड, तो इंटरकोस्टल जो मसल्स हैं वो ढीले पड़ जाते हैं ना, उससे जो पसलियाँ होती हैं रिब्स नीचे और अंदर की तरफ हरकत करती हैं। द लंग्स आर कंप्रेस्ड व्हेन द वॉल्यूम डिक्रीजेज द प्रेशर इंक्रीजेज इन लंग्स, तो जब ये लंग्स हैं ये जब सिकुड़ जाते हैं, जब वॉल्यूम कम होता है तो लंग्स में ना दबाव जो है प्रेशर वो बढ़ जाता है, तो एयर इज़ फोर्स्ड आउट फ्रॉम द लंग्स टू द सराउंडिंग एयर, तो हवा जो है लंग्स से बाहर की तरफ ना पुश आउट कर दी। यहाँ पे ये जो कंपैरिजन है इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड एयर का, कि जब हम सांस लेते हैं ना तो जो ऑक्सीजन है इंस्पायर्ड एयर में 21% होती है जो हम अंदर लेके जाते हैं, और जब बाहर निकालते हैं सांस को एक्सपायर्ड में तो 16% होती है। इसी तरह जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो जब हम सांस अंदर लेके जाते हैं तो 0.04% और बाहर जो आती है ना वो काफ़ी ज़्यादा यानी 4% होती है। तो नाइट्रोजन आलमोस्ट सिमिलर ही रहती है 79%, और वाटर वेपर्स जो होते हैं ये
इंस्पायर्ड एयर में ना जब अंदर लेके जाते हैं तो वेरिएबल होते हैं, डिपेंड करता है ना एनवायरनमेंट पे, लेकिन जब बाहर आते हैं तो ये सैचुरेटेड होते हैं, यानी ये भरपूर होते हैं ना नमी से, काफ़ी सारे वाटर वेपर इसमें होते हैं। उसके बाद टेम्परेचर जो है ये वेरिएबल है इंस्पायर्ड एयर में, और जो बाकी जब बाहर निकालते हैं ना सांस को, उस टाइम ये टेम्परेचर जो है जितना बॉडी का टेम्परेचर है तब उतना टेम्परेचर होता है ना बाहर जो हम सांस निकालते हैं उस टाइम एयर का जो टेम्परेचर है। डस्ट पार्टिकल्स है ये वेरिएबल होते हैं इंस्पायर्ड में, और एक्सपायर्ड में ना तो लिटल इफ़ एनी ना बहुत कम ना होने के बराबर होते हैं। नेक्स्ट में ये जो इन्फॉर्मेटिव बॉक्स है, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रीदिंग इन फ्रेश एयर, ताज़ा हवा में सांस लेने की जो अहमियत है। ऑक्सीजन इज़ नीडेड फॉर रेस्पिरेशन, सांस लेने के लिए ना ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है। रेस्पिरेशन इज़ नीडेड फॉर एनर्जी, दस द नेट रिजल्ट ऑफ ब्रीदिंग इन फ्रेश एयर इज़ टू गेट मोर एनर्जी। तो तवानाई के लिए ना सांस लेना ज़रूरी है, इसलिए ताज़ा हवा में सांस लेने का नतीजा ना ज़्यादा तवानाई हासिल करना, यानी आपको ज़्यादा एनर्जी मिलेगी ना फ्रेश एयर में। फ्रेश एयर इज़ फ्री pollutants, carbon monoxide, smoke, chemicals and other disease causing agents। तो ताज़ा हवा जो होती है ये पोल्यूशन जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, धुआं है, केमिकल्स और दीगर बीमारियां पैदा करने वाले जो पार्टिकल्स होते हैं उनसे पाक होती है। Thus, breathing is in fresh air is the best way of preventing from many infections and diseases। तो इसलिए ताज़ा हवा में सांस लेना बहुत ही इन्फेक्शंस और बीमारियों से बचाव का बेहतरीन तरीका है। तो इससे रिलेटेड कुछ जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, व्हाट इज़ द रोल ऑफ द डायफ्राम इन ब्रीदिंग, तो सांस लेने में ना डायफ्राम का क्या किरदार है। द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स ड्यूरिंग इनहेलेशन, पुलिंग डाउनवर्ड टू इंक्रीज लंग वॉल्यूम, ड्यूरिंग एक्सहेलेशन इट रिलैक्सेस एंड रिटर्न टू इट्स डोम शेप। तो डायफ्राम जो है सांस अंदर लेते वक्त सुकड़ जाता है ना, छोटा हो जाता है, जिससे जो लंग्स का जो वॉल्यूम है बढ़ता है। फिर सांस बाहर छोड़ते वक्त ना जब बाहर निकालते हैं सांस को, एक्सेल करते हैं, उस वक्त ना ये थोड़ा रिलैक्स होकर ना अपनी जो ओरिजिनल डोम शेप है उसमें वापस आ जाता है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ डू इंटरकोस्टल मसल्स असिस्ट इन ब्रीदिंग। इंटरकोस्टल मसल्स जो हैं वो सांस लेने में कैसे मदद करते हैं। दे कॉन्ट्रैक्ट टू लिफ्ट द रिब्स अपवर्ड एंड आउटवर्ड ड्यूरिंग द इनहेलेशन, एक्सपेंडिंग द चेस्ट ड्यूरिंग एक्सहेलेशन, दे रिलैक्स अलाउइंग द रिब्स टू मूव डाउन। तो ये सांस अंदर लेते वक्त ना पसलियों को ऊपर और बाहर की तरफ उठाते हैं, जिससे ये जो चेस्ट एरिया है ना ये फैल जाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है। तो सांस बाहर छोड़ते वक्त ना ये रिलैक्स हो जाते हैं, जिससे रिब्स जो हैं वो नीचे आ जाती हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स टू लंग्स प्रेशर ड्यूरिंग इनहेलेशन। तो सांस अंदर लेते वक्त ना जो लंग्स के दबाव पर क्या असर पड़ता है। लंग्स वॉल्यूम इंक्रीजेज काजिंग प्रेशर टू डिक्रीज विच अलाउज एयर टू रश इन। तो फेफड़ों को ना यानी लंग्स को हजम उनका जो वॉल्यूम है बढ़ने से ना प्रेशर कम हो जाता है, जिससे हवा अंदर ना दाखिल हो जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाई डज एक्सेल एयर कंटेन मोर कार्बन डाइऑक्साइड। तो सांस बाहर छोड़ते वक्त ना उस हवा में कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा क्यों होती है। तो बिकॉज द बॉडी रिलीजेज कार्बन डाइऑक्साइड एज अ वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन इनटू द लंग्स। तो क्योंकि जो बॉडी है इसमें सेल्स जो हैं रेस्पिरेशन की जो एक्स्ट्रा वेस्ट मटेरियल के तौर पे ना कार्बन डाइऑक्साइड को खारिज करते हैं, रिलीज़ करते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर। तो अंदर ले जाने वाली और खारिज होने वाली हवा में ना क्या फ़र्क होता है। इंस्पायर्ड एयर हैज़ मोर ऑक्सीजन, उसमें ज़्यादा ऑक्सीजन होती है जब हम सांस अंदर लेके जाते हैं 21% तक, जबकि एक्सपायर्ड एयर जो होती है उसमें 16% जो होती है ना वो ऑक्सीजन होती है, लेस ऑक्सीजन होती है उसमें, एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है 4% तक। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ डज फ्रेश एयर बेनिफिट आवर हेल्थ। ताज़ा हवा हमारी सेहत के लिए कैसे फ़ायदेमंद है। फ्रेश एयर प्रोवाइड्स मोर ऑक्सीजन, बूस्ट एनर्जी एंड रिड्यूस एक्सपोजर टू हार्मफुल पोल्यूटेंट्स। तो ताज़ा हवा ज़्यादा ऑक्सीजन फ्राहम करती है, तवानाई बढ़ाती है और नुकसानदेह आलूदगियों से ना पोल्यूटेंट से बचाती है। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट काजेज एयर टू मूव इनटू द लंग्स ड्यूरिंग इनहेलेशन। तो सांस अंदर लेते वक्त ना हवा जो है लंग्स में कैसे दाखिल होती है। इसका जो आंसर है, द डिक्रीज इन लंग प्रेशर ड्यू टू इंक्रीज वॉल्यूम क्रिएट्स अ वैक्यूम पुलिंग एयर इन। तो लंग्स के दबाव में ना कमी जो है ये वॉल्यूम बढ़ने की वजह से एक अंदर ना खला जो वैक्यूम पैदा करती है, जिससे जो एयर है वो अंदर ना खींची जाती है, सकिंग। तो फिर जो क्वेश्चन है, व्हाई इज नाइट्रोजन परसेंटेज द सेम इज इंस्पायर्ड एंड एक्सपायर्ड एयर। तो अंदर ले जाने वाली और खारिज होने वाली ना जब एक्सेल करते हैं तो नाइट्रोजन का तनासुब ना एक जैसा क्यों रहता है। बिकॉज द ह्यूमन बॉडी डज नॉट यूज और प्रोड्यूस नाइट्रोजन ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। तो क्योंकि इंसानी जिस्म जो है सांस लेने के दौरान नाइट्रोजन को इस्तेमाल या प्रोड्यूस
नहीं करता। Diseases related to respiratory system. The common respiratory disorders are bronchitis, emphysema, pneumonia, asthma and lung cancer. तो ये जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है इससे मुतालिक जो आम बीमारियां हैं जिसमें ब्रोंकाइटिस है, एम्फिजिमा है, निमोनिया है, दमा, इसको अस्थमा लिखा है इधर, उसके अलावा लंग कैंसर जो है। तो सबसे पहले ब्रोंकाइटिस जो है, ब्रोंकाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ द एयर पैसेज लाइक ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड ब्रोंक्यूल्स। तो ब्रोंकाइटिस जो है हवा की जो नालियाँ हैं ना, जैसे ट्रैकिया, ब्रोंकाई या ब्रोंक्यूल्स जो हैं, उनकी अंदरूनी जो लेयर है ना उस पर जो सोजिश होती है, इसकी जो सिम्टम्स हैं, वन ऑफ द सिम्टम्स इज़ द सिक्रेशन ऑफ एक्सेस मस्कस फ्रॉम द गॉबलेट सेल्स इन रिस्पॉन्स टू इरिटेशन। तो इसकी जो अलामात हैं जैसे जलन के उसमें ना रिस्पॉन्स में गॉबलेट जो सेल्स हैं ज़्यादा उनमें से ना मस्कस जो है वो रिलोज होती है, तो ये भी इसकी एक अलामत है। द मैन सिम्टम इज़ कफ विच ऑकर्स रिपीटेडली। तो सबसे अहम जो इसकी सिम्टम में ना खांसी होती है ना, कफिंग जो बार बार होती है, कफिंग एंड ब्रेथलेसनेस इंक्रीज एज द डिजीज़ प्रोग्रेस। तो बीमारी बढ़ने के साथ ना खांसी और सांस लेने में ना दुश्वारी बढ़ जाती है। ब्रोंकाइटिस कैन बी एक्यूट और क्रॉनिक। तो ब्रोंकाइटिस जो है ये शदीद भी हो सकता है, ये दायमी भी हो सकता है। तो काजेज़ जो हैं, एक्यूट ब्रोंकाइटिस यूजुअली लास्ट अ फ्यू डेज ओनली एंड इज साइड इफेक्ट ऑफ वायरल इन्फेक्शंस लाइक फ्लू। तो इसकी जो वजह होती है काज, शदीद जो ब्रोंकाइटिस आमतौर पर ना सिर्फ चंद दिन रहता है और वायरल इन्फेक्शन जैसे फ्लू का एक ना ज़िमनी असर है। तो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस इज़ मोस्ट कॉमनली काज्ड बाय स्मोकिंग, टू अ लेसर एक्सटेंट बाय एयर पोल्यूशन। तो दायमी जो ब्रोंकाइटिस है सबसे ज़्यादा जो है वो तंबाकू नोशी की वजह से होता है और कुछ हद तक ना हवा में जो पोल्यूशन है उसकी वजह से भी। इट मे लास्ट फॉर मंथ्स, इसमें ना महीनों तक ये रह सकता है। द सेंसेशन ऑफ ब्रेथलेसनेस ऑकर्स ड्यू टू रिड्यूस्ड गैस एक्सचेंज। तो गैस के तबादले में ना जब इसकी एक्सचेंजमेंट होती है उसमें कमी की वजह से ना सांस लेने में दुश्वारी का एहसास होता है। अक्यूट ब्रोंकाइटिस, शॉर्ट टर्म ब्रोंकाइटिस, इन्फ्लेमेशन ऑफ द ब्रोंकाई ऑफ द लंग्स। तो ये जो है अक्यूट ब्रोंकाइटिस, इसमें लंग्स की जो ब्रोंकाई है उनकी आर्जी सोजिश होती है। और जो क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस है इट इज़ द लॉन्ग टर्म इन्फ्लेमेशन एंड इरिटेशन ऑफ द ब्रोंकाई। तो ये जो है दायमी ब्रोंकाइटिस इसको कहते हैं ना, तो ये ब्रोंकाई की तवील मुद्दती सोजिश और जलन है। इसकी जो ट्रीटमेंट है, द इन्फेक्शन विल जनरली गो अवे ऑन इट्स आउन विद इन 1 वीक। तो इसका इन्फेक्शन आमतौर पर एक हफ्ते के अंदर खुद ही ख़त्म हो जाता है। वन शुड टेक द फॉलोइंग स्टेप्स फॉर सम रिलीफ। तो आराम के लिए ना या उसमें बेहतरी के लिए तदजैल में से ना इक़दामात करने चाहिए। डू नॉट स्मोक, यानी तंबाकू शोरशी ना करें। ड्रिंक प्लांटी ऑफ फ्लूइड्स, ज़्यादा से ज़्यादा ना वाटर वाली चीज़ें जो है वो यूज़ करें। टेक रेस्ट, आराम करें। फिर एन इनहेलर में भी टेकन, इनहेलर लिया जा सकता है सांस के ज़रिए ये जो मेडिसिन है। तो इफ़ योर डॉक्टर थिंक्स दैट यू हैव अ सेकेंडरी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, एंटीबायोटिक्स में बी प्रिस्क्राइब। तो अगर डॉक्टर को ना लगे कि आपको सानवी जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है तो एंटीबायोटिक्स जो हैं वो दी जा सकती हैं। नेक्स्ट में जो इम्फिजीमा है, इम्फिजीमा is a respiratory disease where there is over-inflammation of the alveoli in the lungs causing a decreasing in lung function. तो एम्फिजीमा जो है एक सांस की बीमारी है ना जिसमें लंग्स के एलोलाई की ज़्यादा सोजिश होती है जिससे लंग्स के काम में कमी आ जाती है ना उनकी फंक्शनिंग में। इसके जो सिम्टम्स हैं, द मेन साइन ऑफ एम्फिजीमा इज़ इंक्रीजिंग ब्रेथलेसनेस। तो इसकी जो मेन सबसे अहम अलामत है ना सांस लेने में दुश्वारी का बढ़ना। इन एडवांस्ड केसेस द पेशेंट फाइंड्स इट डिफ़िकल्ट टू वॉक। तो शदीद जो केसेस में ना मरीज़ को चलने में दुश्वारी होती है। द लंग्स लूज इलास्टिसिटी सो दैट इट बिकम्स मोर डिफ़िकल्ट टू एक्सेल एयर। तो ये जो लंग्स की ना जो लचक होती है उनमें फ्लेक्सिबिलिटी वो कम हो जाती है जिससे हवा को ना बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। इन्फ्लेमेशन एंड नैरोइंग ऑफ द फाइनर ब्रोंक्यूल्स आल्सो अकर। तो बारीक जो ब्रोंक्यूल्स की ना सोजिश और तंगी भी होती है। इसके जो काज हैं, इट इज़ ड्यू टू द ग्रेजुअल ब्रेकडाउन ऑफ द थिन वॉल्स ऑफ एलोलाई एंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ गैसोस एक्सचेंज डिक्रीज। तो इसके जो काजेज़ हैं, ये एलोलाई की ना पतली जो दीवारें होती हैं ना वॉल्स, उसके बतदरीज टूटने से ना आहिस्ता आहिस्ता तो गैस के एक्सचेंज के लिए ना जो टोटल सरफेस एरिया है उसमें कमी की वजह से ना होता है।
The main cause is long-term irritation of the lungs, most commonly by cigarette smoke, air pollution और industrial dust. तो सबसे बड़ी वजह ना लंग्स की तवील अरसे तक ना उसमें जो सोजिश जलन होती है, जो आमतौर पर ना सिगरेट के धुएं या हवा की आलूदगी की वजह से, या फिर ये जो इंडस्ट्रियल डस्ट है ना, सनती धूल वगैरह. इसका जो ट्रीटमेंट है, ट्रीटमेंट मेथड्स फॉर एम्फीजीमा डू नॉट क्योर और रिवर्स द डैमेज टू द लंग्स. तो एम्फीजीमा के इलाज के तरीकों में ना लंग्स के नुकसान को ठीक या उलट नहीं सकते. द बेस्ट वे टू प्रिवेंट एम्फीजीमा इज़ टू अवॉइड स्मोकिंग. तो इससे बचाव का बेहतरीन तरीका जो है तंबाकू नोशी से परहेज़ करें. अ वैरायटी ऑफ मेडिसिन में बी यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ एम्फीजीमा. तो एम्फीजीमा के इलाज में ना मुख्तलिफ दवाएं जो है इस्तेमाल की जा सकती हैं. फिर जो नमूनिया है, नमूनिया इज़ डिफाइंड एज एन इन्फ्लेमेशन ऑफ द एलोलाई ऑफ लंग्स कॉज्ड बाय एक्यूट इन्फेक्शन. तो नमूनिया जो है लंग्स के एलोलाई की सोजिश से ना सोजिश है जो जदीद इन्फेक्शन की वजह से ना, या मतलब शदीद जब होता है इन्फेक्शन उसकी वजह से होती है. डबल नमूनिया इज़ अ लंग इन्फेक्शन दैट अफेक्ट्स बोथ लंग्स. तो डबल नमूनिया जो है लंग्स का इन्फेक्शन है जो दोनों लंग्स करता है. सिम्टम्स फीवर, शेकिंग, चिल, चेस्ट पेन, कफ, हेडेक, सोर थ्रोट, नोजिया, डायरिया एक्सेट्रा. तो इसकी इलामात में ना ये सब चीज़ें हो सकती हैं जिसमें बुखार है, सीने में दर्द वगैरह, सर दर्द, गले की सोजिश है. तो इसके जो काजेज़ हैं, द मोस्ट कॉमन काज ऑफ नमोनिया इज़ बैक्टीरिया स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया. तो नमोनिया का सबसे आम वजह ना ये जो बैक्टीरिया की टाइप लिखी है स्ट्रेप्टोकोकस नमोनिया है ना. तो इसका जो ट्रीटमेंट है, एंटीबायोटिक्स आर प्रिस्क्राइब्ड फॉर बैक्टीरियल नमोनिया. तो बैक्टीरियल नमोनिया के लिए ना एंटीबायोटिक्स दी जाती है. अस्थमा जो है, अस्थमा इज़ द कॉमन क्रॉनिक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ ऑफ द एयरवेज. तो दमा जो है हवा की नालियों की ना एक आम दायमी सोजिशी बीमारी है. इसके जो सिम्टम्स हैं, द पर्सन हैज़ मोर डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग आउट दैन ब्रीदिंग इन. तो मरीज़ को ना सांस बाहर छोड़ने में ना सांस अंदर लेने से ज़्यादा दुश्वारी होती है. तो करेक्टरिस्टिक विस्लिंग साउंड इज़ काज्ड बाय ब्रीदिंग. तो सांस लेने में ना एक मखसूस जैसे सीटी नहीं होती विसल, उस जैसी आवाज़ पैदा होती. तो देयर इज़ सेक्रेशन ऑफ एक्सेस मस्कस एंड स्वेलिंग ऑफ द लाइनिंग ऑफ द रेस्पिरेटरी पाथवे. तो सांस की नालियों की ना अंदरूनी परत में ज़्यादा जो मस्कस है ना उसका इखराज और सूजन होती है. इसके जो काज हैं, इट इज़ ड्यू टू एन एलर्जिक रिस्पॉन्स टू सब्सटेंस लाइक पोलन, हाउस होल्ड डस्ट, अ पार्टिकुलर फूड और फीडर्स ऑफ फ्रॉम पिलोज, कोल्ड एयर, एक्सरसाइज एंड स्मोकिंग एट्सेट्रा. तो इमोशनल डिस्टर्बेंस में आल्सो प्रोवोक एन अटैक. तो ये पोलन, घर में जो डस्ट वगैरह होती है किसी खास ग़िज़ा या तकिए पर ना जो उसके ऊपर जो लगे होते हैं ना वो फारसी, उसके अलावा वर्जिश और तंबाकू नोशी जैसी चीज़ों से ना एलर्जिक रद्द अमल से होता है. इसके अलावा इमोशनल परेशानी जो है, जज्बाती परेशानी, उससे भी हमले को इसका ना जो अटैक वो बढ़ सकता है. तो ट्रीटमेंट इसका जो है, माइल्ड अटैक्स ऑफ अस्थमा आर कंट्रोल्ड विद ब्रोंको डायलेटर्स दैट डायलेट द एयरवे. तो दमे के लिए ना हल्के जो अटैक्स होते हैं उसके लिए ब्रोंको डायलेटर्स जो है ना के ज़रिए कंट्रोल किया जाता है, जो हवा की नालियों को खोलते हैं. तो डिफरेंट डिवाइसेस कॉल्ड इनहेलर्स हेल्प अस्थमा पेशेंट्स टू ब्रीथ. तो इनहेलर्स नामी जो मुख्तलिफ टूल्स दमा की ना मरीज़ों को सांस लेने में मदद देते हैं. अस्थमा इज़ अ लॉन्ग टर्म डिजीज दैट हैज़ नो क्योर. तो ये एक तवील मुद्दती बीमारी है ना जिसका कोई इलाज नहीं है. अस्थमा इज़ ट्रीटेड विद टू टाइप्स ऑफ मेडिसिन, लॉन्ग टर्म कंट्रोल एंड क्विक रिलीफ मेडिसिन. दमा का इलाज ना दो किस्म की दवाइयों से किया जाता है. एक जो होता है ना वो लॉन्ग टर्म होता है, यानी तवील उसको मुद्दती कंट्रोल के लिए, और एक फौरी आराम के लिए. तो लंग कैंसर जो है, लंग कैंसर इज़ काज्ड बाय सेल्स डिवाइडिंग रिपीटेडली आउट ऑफ कंट्रोल एंड फॉर्मिंग अनस्पेशलाइज्ड मैसेज ऑफ सेल्स कॉल्ड ट्यूमर्स. तो लंग्स का ना कैंसर जो है सेल्स के बेकाबू तौर पर ना बार बार तकसीम होने और गैर मखसूस को जो सेल्स हैं ना उनका ज़्यादा मतलब एक ही जगह पे ना बनाने से होता है. तो जिन्हें फिर ट्यूमर्स कहते हैं. तो लंग कैंसर यूजुअली स्टार्ट्स इन द एपिथेलियम ऑफ द ब्रोंक्यूल्स. तो लंग्स का कैंसर ना आमतौर पर ब्रोंक्यूल्स की ना एपिथेलियम से शुरू होता है. इफ़ दैन यूजुअली स्प्रेड थ्रू आउट द लंग्स, और फिर ये आमतौर पर ना पूरे लंग्स में फैल जाता है. इसके जो सिम्टम्स हैं, द फर्स्ट इवेंट अपीयर्स टू बी थिकनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ द सेल्स लाइनिंग द ब्रोंकाई. तो सबसे पहले ना ब्रोंकाई को लाइन करने वाले ना जो सेल्स हैं उनकी मोटाई और सख्त होना ना ये नज़र आता है. तो दैन देयर इज़ अ लॉस ऑफ सीलिया सो दैट
इट इज़ इम्पॉसिबल टू प्रिवेंट डस्ट एंड डर्ट फ्रॉम सेटलिंग इन द लंग्स। तो फिर जो सीलिया का नुकसान होता है ना, जिससे फिर लंग्स में ये जो धूल और गंदगी जमा होने को रोकना ये नामुमकिन हो जाता है। तो आफ्टर दैट अ ट्यूमर कंसिस्टिंग ऑफ कैंसरस सेल्स विद अ टिपिकल न्यूक्लियस अपीयर्स एट वन लोकेशन। इसके बाद ना एक जगह पर कैंसर के जो सेल्स पर मुश्तमिल एक ट्यूमर बन जाता है जिसका न्यूक्लियस ना खास होता है। ड्यू टू मेटास्टेसिस द कैंसर स्प्रेड्स। मेटास्टेसिस की वजह से ना कैंसर फैल जाता है। द ट्यूमर में ग्रो अनटिल द ब्रोंकस इज ब्लॉक्ड, कटिंग ऑफ द सप्लाई ऑफ एयर टू दैट लंग। तो ट्यूमर उस वक्त तक बढ़ सकता है ना जब तक ब्रोंकस बंद ना हो जाए, जिससे ना इस लंग्स को ना हवा की सप्लाई बंद हो जाती है। तो इसके जो काजेज़ हैं, टोबैको स्मोक इज़ मेन काज ऑफ कैंसर। तो सबसे बड़ी वजह जो है ये टोबैको स्मोक है कैंसर में ना। तो एयर पोल्यूशन आल्सो इंक्रीज द रिस्क ऑफ लंग कैंसर, स्पेशली कार एग्जॉस्ट, एस्बेस्टोस एंड आर्सेनिक। तो हवा में आलूदगी जो है ये लंग्स में कैंसर के खतरे को बढ़ाती है, ख़ासतौर पर जो गाड़ियों का धुआं और एस्बेस्टोस और आर्सेनिक वगैरह ये जो केमिकल्स हैं। तो ट्रीटमेंट है इसका, द ओनली ट्रीटमेंट इज़ नेमोनेक्टोमी जो है, टू रिमूव a lobe or the lung completely or destroying it through radiation। तो ये वाहिद इलाज है ना नेमोनेक्टोमी जो है। तो यानी जो लंग के ना एक हिस्से या पूरे लंग को निकाल देना या रेडिएशन के ज़रिए उसको डिस्ट्रॉय करना। उसके बाद ये एक बॉक्स है, बॉक्स जो है बैड इफ़ेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग जो है, तंबाकू नोशी के बुरे असरात। इट काजेज कैंसर, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस, एम्फिजीमा, मॉर्निंग कफ। तो ये जो है कैंसर, दायमी ब्रोंकाइटिस, एम्फिजीमा, सुबह के वक्त की खांसी का बायस बनती है। स्मोकर्स आर लाइकली टू गेट निमोनिया। तो स्मोकर जो होते हैं ना उनको ज़्यादा निमोनिया होने का इम्कान होता है। स्मोकिंग कैन मेक इट हार्ड टू ब्रीथ। तो तंबाकू नोशी सांस लेने को ना मुश्किल बना सकती है। स्मोकिंग कैन आल्सो वर्सन अस्थमा एंड एलर्जीज। तो तंबाकू नोशी दमा और एलर्जी को भी ना बदतर बना सकती है। इससे रिलेटेड ये कुछ जो SLO बेस्ड क्वेश्चंस हैं। तो व्हाट इज़ ब्रोंकाइटिस एंड व्हाट आर इट्स मेन सिम्टम्स। तो ब्रोंकाइटिस क्या है और इसकी अहम अलामात क्या हैं। ब्रोंकाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ एयर पैसेज, ट्रैकिया, ब्रोंकाई। सिम्टम्स इंक्लूड एक्सेसिव मस्कस, परसिस्टेंट कफ एंड ब्रेथलेसनेस। तो ब्रोंकाइटिस हवा की जो नालियाँ हैं ना, ट्रैकिया, ब्रोंकाई की सोजिश है ना, अलामत इसमें ज़्यादातर मस्कस होती है। मुसलसल खांसी और सांस लेने में ना दुश्वारी शामिल है इसमें। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन अक्यूट एंड क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस। शदीद और दायमी ब्रोंकाइटिस में फ़र्क बताएं। अक्यूट ब्रोंकाइटिस इज़ शॉर्ट टर्म, caused by viral infection. Chronic bronchitis is long term, mainly due to smoking or pollution. तो ये जो acute bronchitis है ना, ये आर्जी होता है वायरल इन्फेक्शन की वजह से ना, जबकि ये जो दायमी है क्रॉनिक ब्रोंकाइटिस ये तवील मुद्दती होता है, बुनियादी तौर पर ना तंबाकू नोशी या आलूदगी की वजह से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ डज इम्फिजीमा इफेक्ट लंग फंक्शन। इम्फिजीमा लंग के फंक्शन को कैसे मुतासिर करता है। इम्फिजीमा डिस्ट्रॉयज एलुलाई वॉल्स, रिड्यूसिंग गैस एक्सचेंज सरफेस एरिया, लीडिंग टू ब्रेथलेसनेस एंड लॉस ऑफ लंग इलास्टिसिटी। तो इम्फिजीमा जो है एलुलाई की दीवारें जो है ना उसकी वाल्स को तबाह कर देता है, जिससे जो गैसेस का जो एक्सचेंज है उसके लिए ना सरफेस एरिया कम हो जाता है, जिसके नतीजे में ना सांस लेने में दुश्वारी और लंग की ना जो फ्लेक्सिबिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द प्राइमरी कॉजेज ऑफ एम्फिजीमा। एम्फिजीमा की बुनियादी वजूहत क्या हैं। लॉन्ग टर्म लंग इरिटेशन स्पेशली फ्रॉम सिगरेट स्मोक, एयर पोल्यूशन और इंडस्ट्रियल डस्ट। तो लंग्स की ना तवील मुद्दती जलन जो है ख़ास तौर पर सिगरेट के धुएँ, हवा की आलूगी या धूल से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, डिस्क्राइब द सिम्टम्स ऑफ निमोनिया। निमोनिया की अलामात बयान करनी है। फीवर, चिल्स, चेस्ट पेन, कफ, हेडेक एंड नाउजिया। बैक्टीरियल निमोनिया इज काज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया। तो बुखार जैसी कपकपी है, सीने में दर्द, खांसी, सार दर्द और मतली वगैरह, तो बैक्टीरियल निमोनिया जो है स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया की वजह से होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ इज़ बैक्टीरियल निमोनिया ट्रीटेड। बैक्टीरियल निमोनिया का इलाज कैसे किया जाता है। एंटीबायोटिक्स आर प्रिस्क्राइब्ड टू टारगेट द बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन को ख़त्म करने के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती हैं। व्हाट हैपन्स ड्यूरिंग एन अस्थमा अटैक। तो दमा के हमले के अटैक के दौरान क्या होता है। एयरवेज नैरो ड्यू टू इन्फ्लेमेशन, एक्सेस मस्कस एंड मसल टाइटनिंग काजिंग विजिंग एंड ब्रीदिंग डिफ़िकल्टी। तो हवा की नालियों में ना सोजिश होती है, ज़्यादा जो बलगम है मतलब ज़्यादा मस्कस जो है जमा होनी शुरू हो जाती है। उससे फिर क्या होता है कि जो मसल्स हैं उनके सिकुड़ने की वजह से ना
तंगी हो जाती है, जिससे सीटी जैसी आवाज़ आती है ना, वीजिंग की आवाज़ आती है और सांस लेने में ना दुश्वारी होती है। तो उसके बाद जो क्वेश्चन है, नेम कॉमन ट्रिगर्स ऑफ अस्थमा। तो दमा की आम मुहर्रिकात क्या हैं? पोलन होते हैं, डस्ट, कोल्ड एयर, स्मोक, एक्सरसाइज एंड इमोशनल स्ट्रेस। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द टू टाइप्स ऑफ मेडिसिन यूज्ड फॉर अस्थमा। तो दमा के लिए इस्तेमाल होने वाली 2 इकसाम की दवाइयाँ कौन सी हैं? एक लॉन्ग टर्म कंट्रोल मेडिसिन प्रिवेंट अटैक्स एंड क्विक रिलीफ मेडिसिन फॉर इमीडिएट सिम्टम रिलीफ। तो तवील मुद्दती कंट्रोल दवाइयाँ जो हैं ये अटैक्स को रोकती हैं ना, और जो फौरी आराम वाली होती हैं ये अलामात को फौरी दूर करने के लिए। फिर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, हाउ डज लंग कैंसर बिगिन। तो ये जो लंग कैंसर है कैसे शुरू होता है? अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन इन ब्रोंक्यूल्स epithelium forms tumor which may spread metastasis। तो ब्रोंक्यूल्स की एपिथेलियम में ना सेल्स की बेकाबू तकसीम ट्यूमर बनाती है जो फैल सकते हैं ना, यानी मेटास्टेसिस जो होते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, व्हाट आर द अर्ली साइंस ऑफ लंग कैंसर। तो लंग कैंसर की इब्तदाई इलामात क्या हैं? थिकनिंग ऑफ ब्रोंकियल लाइनिंग, लॉस ऑफ सीलिया एंड ट्यूमर फॉर्मेशन, ब्लॉकिंग एयर सप्लाई। तो ब्रोंकाई जो है लाइनिंग की मोटाई, सीलिया का नुकसान होता है और हवा की सप्लाई को रोकने वाला ट्यूमर बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाई इज टोबैको स्मोक द लीडिंग काज ऑफ लंग कैंसर। तंबाकू का जो धुआं है वो लंग के कैंसर की सबसे बड़ी वजह क्यों है? इट कंटेन्स कार्सिनोजेंस दैट डैमेज लंग सेल लीडिंग टू अनकंट्रोल्ड ग्रोथ कैंसर। तो इसमें कैंसर पैदा करने वाले जो मटीरियल्स होते हैं ना, मादे, जो फिर लंग्स के जो सेल्स को नुकसान पहुंचाते हैं, जिससे काबू में ना बेकाबू नशोनुमा होती है ना, कैंसर्स के बेकाबू सेल्स बनते हैं ना, अनकंट्रोल्ड। व्हाट इज नेमोनेक्टोमी। नेमोनेक्टोमी क्या है? सर्जिकल रिमूवल ऑफ पार्ट ऑफ ऑल ऑफ अ लंग टू ट्रीट एडवांस्ड लंग कैंसर। तो लंग के कैंसर की ना, शदीद कैंसर में लंग का कुछ या तमाम हिस्से को ना सर्जरी से निकाल देना। उसके बाद क्वेश्चन जो है, हाउ डज स्मोकिंग वर्सन अस्थमा। तो तंबाकू नोशी जो है वो दमा को कैसे ज़्यादा मज़ीद ख़राब करती है, बदतर बनाती है। तो स्मोक इरिटेट्स एयरवेज, इंक्रीजिंग इन्फ्लेमेशन एंड ट्रिगरिंग अस्थमा अटैक्स। तो धुआं हवा की नालियों को मुतासिर करता है, जिससे सोजिश बढ़ जाती है और दमा के यहाँ होते हैं ना अटैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन जो, एम्फीजीमा पेशेंट्स स्ट्रगल टू एक्सेल। तो एम्फीजीमा के मरीज़ को सांस बाहर निकालने में दुश्वारी क्यों होती है? तो इसमें लॉस ऑफ एलोलाई, elasticity traps air making exhalation difficult। तो एलोलाई की लचक ख़त्म होने से ना हवा फंस जाती है, जिससे सांस बाहर निकालना मुश्किल हो जाता है। तो व्हाट रोल डू इनहेलर्स प्ले इन अस्थमा मैनेजमेंट। तो दमा के इंतज़ाम में ना इनहेलर्स का क्या किरदार है? तो इनहेलर्स डिलीवर ब्रोंको डायलेटर्स टू क्विकली ओपन नैरोड एयरवेज ड्यूरिंग एन अटैक। तो इनहेलर्स में ना हमले के दौरान, अटैक के दौरान तंग होने वाली जो नालियों को ना फौरी खोलने के लिए ब्रोंको डायलेटर्स पहुंचाते हैं ना। फिर इसमें समरी जो है चैप्टर की, रेस्पिरेशन इज द एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड बिटवीन सेल्स एंड द एनवायरनमेंट। तो तनफ़ुस जो है ना, रेस्पिरेशन, ये सेल्स और माहौल के दरमियान ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला है। फिर रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच सेल्स ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम ग्लूकोज। तो रेस्पिरेशन वो अमल है जिसके ज़रिए जो सेल्स ग्लूकोज से तवानाई हासिल करते हैं। The air passage consists of nose, pharynx, larynx, trachea, bronchi and bronchioles। तो ये जो हवा का रास्ता है ना सांस वाला, इसमें ये सारे पार्ट्स जो है ना, ऑर्गन्स, ये शामिल होते हैं। The nose provides air for respiration, conditions the air by filtering, warming and moisturizing it and cleans itself of foreign debris extracted from इनहेलेशंस। तो नाक जो है सांस लेने के लिए हवा फराम करती है, हवा को फिल्टर करके ना, उसको थोड़ा वार्म अप करके, उसको मॉइस्चर करके, और सांस के ज़रिए ना दाखिल होने वाले गैर जो मिल्स वाले होते हैं ना मटीरियल्स, उससे खुद को साफ करती है। तो एयर इज़ ड्रॉन आउट ऑफ द नेजल पैसेज इनटू द फेरिंग्स। तो हवा नाक के रास्ते से ना हलक तक जाती है। द ट्यूब रनिंग फ्रॉम द फेरिंग्स टू द लंग्स इज कॉल्ड द ट्रैकिया विच डिवाइड इनटू टू ब्रोंकाई। तो गले से ना हलक तक, लंग्स तक जाने वाली नाली जो है ना, ट्रैकिया इसको कहते हैं, जो 2 ब्रोंकाई पर तकसीम हो जाती है। इनसाइड द लंग्स ईच ब्रोंकस डिवाइड्स टू फॉर्म ब्रोंक्यूल्स। तो लंग्स के अंदर ना हर ब्रोंकस तकसीम होकर ना, डिवाइड होकर ब्रोंक्यूल्स बनाती है। द ब्रोंक्यूल्स डिवाइड इनटू एलुलर डक्ट्स विच एंड इनटू एयर सैक्स। द एयर सैक्स हैव एलुलाई। तो ब्रोंक्यूल्स जो
एलुलर डक्ट्स में तकसीम होती हैं, जो हवा की थैलियों, जो सैक्स बने होते हैं ना, उसमें ख़त्म होती हैं। हवा की थैलियों में ना एलुलाई होते हैं। द लंग्स आर द पेयर ऑफ स्पॉन्जी पिंकिश ग्रे ऑर्गन्स वेयर द एक्सचेंज ऑफ गैसेस टेक प्लेस। तो लंग्स जो हैं नरम होते हैं, थोड़े पिंक माइल ना भूरे रंग का एक ऑर्गन है जहाँ से गैसों का एक्सचेंज होता है। ब्रीदिंग इज़ द मूवमेंट ऑफ एयर इन टू एंड आउट ऑफ लंग्स। तो सांस लेना हवा का जो है लंग्स में दाखिल होने और बाहर निकलने का अमल है। इनहेलेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच अदर गैसेस और एयर इंटर द लंग्स। तो अंदर की तरफ ना सांस लेना वो अमल है ना इनहेलेशन, सांस को अंदर लेके जाना, जिसके ज़रिए दीगर गैसेज या हवा जो है वो लंग्स में दाखिल होती है। ड्यूरिंग एक्सहेलेशन द डायफ्राम रिलैक्सेस एंड मूव्स अपवर्ड काजिंग कंप्रेशन ऑफ द लंग्स एंड एन आउटवर्ड फ्लो ऑफ एयर। तो सांस बाहर निकालते वक्त डायफ्राम थोड़ा रिलैक्स होकर ना ऊपर की तरफ हरकत करता है, जिससे ये जो लंग्स का दबाव जो है बढ़ता है और हवा बाहर की तरफ निकलती है। द कॉमन रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स आर ब्रोंकाइटिस, एम्फिसीमा, अस्थमा, नमोनिया एंड लंग कैंसर। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की जो बीमारियां हैं जिसमें ब्रोंकाइटिस है, एम्फिसीमा है, दमा, नमोनिया और जो लंग्स का कैंसर शामिल हैं। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर है इसके जो तमाम टॉपिक्स हैं उसको हमने डिस्कस आउट किया है, साथ में कुछ SLO क्वेश्चन जो थे उनको भी सॉर्ट आउट किया है। उम्मीद है ये वीडियो, ये लेक्चर, ये नोट्स आपकी प्रिपरेशन के लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगर आपको इस बुक से रिलेटेड मज़ीद वीडियोस या नोट्स की ज़रूरत हो तो चैनल पे इसकी प्लेलिस्ट मौजूद है। इसके अलावा जो वीडियो है इसकी डिस्क्रिप्शन जो है वहाँ पे भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है, वहाँ से भी आप प्लेलिस्ट तक पहुँच सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। जल्द न्यू वीडियो में नए लेक्चर के साथ मिलेंगे। हैव अ नाइस टाइम।